नमस्कार, कैसे हैं आप सब। हमारा जो अगला अध्याय है वो है दैनिक जीवन में रसायन, है ना, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो इस अध्याय में छोटी छोटी परिभाषाएं भी आएंगी, लेकिन ये जो सामान्य परिचय है वो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सामान्य परिचय नॉर्मल क्लास में दिया जाता है। वीडियो में सामान्य परिचय की जरूरत नहीं होती है, और ये वीडियो है नीट अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी यूजफुल है। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं। मृदु जल क्या क्या है ना। मृदु जल सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है मृदु जल क्या है ना। तो जो जल कैल्शियम कैल्शियम व मैग्नीशियम के घुलनशील लवण से मुक्त होता है, मतलब जिस जल में कैल्शियम है वो मैग्नीशियम है ना, उस मैग्नीशियम के कोई भी बाइकार्बोनेट, कोई भी क्लोराइड, कोई भी सल्फेट। चलिए अब यहाँ पर क्या बताता हूँ, थोड़ा सा समझना आपको। ये कैल्शियम है, मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कैल्शियम। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, है ना, या कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, या कैल्शियम का सल्फेट। ये मतलब इन सब में कोई अगर उस जल में उपस्थित हो, है ना, तो आपका मृदु जल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। और इन सब से वो जल अगर मुक्त है ना, कैल्शियम का कार्बोनेट हो, चाहे मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो, चाहे मैग्नीशियम का क्लोराइड हो, चाहे मैग्नीशियम का सल्फेट हो, किसी के साथ भी कह सकते हैं इसको, है ना। मतलब दो चीज़ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, उनके साथ अगर कोई कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट होना चाहिए ना, ठीक है, और कोई क्लोराइड है या कोई सल्फेट है, ये सल्फेट SO4, क्लोराइड क्लोरीन से बना है, क्लोराइड Cl2, है ना। Cl में भी क्लोराइड ही बोलते हैं। ये सब आप 11वीं में ज़्यादा समझ पाओगे, है ना, लेकिन आप इतना समझना है कि क्लोरीन है, क्लोराइड, सल्फेट, और ये अपने पास क्या है, कार्बोनेट CO3। ओके, तो जो जल कैल्शियम व मैग्नीशियम के घुलनशील लवण, है ना, ये क्लोरीन बन गया मतलब लवण बन गया ना, ठीक है ना। तो जो जल कैल्शियम व मैग्नीशियम के घुलनशील लवण से मुक्त होता है मृदु जल कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, मृदु जल। ये जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। तो आप नॉर्मल क्या लिखोगे कि जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है तो उसे हम लोग मृदु जल कहते हैं, अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता तो, है ना। और ये लिखना है तो पूरा लिखना है कि जो जल कैल्शियम व मैग्नीशियम के घुलनशील लवण से मुक्त होता है तो वह मृदु जल कहलाता है। कंप्लीट। जैसे कि वर्षा का जल, शीत का जल भी बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, वर्षा का जल, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में वर्षा के जल में अणु होते हैं, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो उदाहरण वर्षा का जल दे आ गया था। कठोर जल, तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या क्लोराइड या सल्फेट लवणों की उपस्थिति के कारण, है ना, जल साबुन के साथ, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों की उपस्थिति के कारण जल, ये जब नहीं है ना, ये जल है, जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है तो यह कठोर जल कहलाता है। तो ये जब को लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको लिख देना, नहीं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों की उपस्थिति के कारण जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता तो यह कठोर जल कहलाता है। ठीक, उदाहरण अक्सर कठोर जल तालाब का जल दे सकते हैं और अलग अलग जल दे सकते हैं। क्लियर है ना। ओके, इसमें नॉर्मल आप तालाब के जल को उदाहरण दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तालाब का जल भी इतना ज़्यादा कठोर नहीं होता है। मतलब जो गंदा जल है ना, अधिकतर जहाँ पर गंदा जल दिखेगा वही है आपका कठोर जल। चलिए आगे आता है जल की कठोरता के कारण, कि किन कारणों से जल कठोर होता है। तो इस कठोरता के कारण को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कठोर जल का परिभाषा दे दिया है ना, वहाँ पर मैंने बता दिया कि किस कारण से वो कठोर होता है। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित हो तो कठोर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना, मैं डिटेल नहीं किया हूँ, कि जब जल में, ध्यान सुनिए, कि जब जल में कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या हो, बाइकार्बोनेट हो, या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, या सल्फेट हो, या क्लोराइड हो। जब जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, या सल्फेट हो, या क्लोराइड हो, है ना, किसी में से कोई भी उपस्थित लवण उपस्थित हो, तो इसी कारण से जल क्या होता है, कठोर होता है। ये कठोरता के कारण है, ठीक है ना। चलिए हम लोग कठोरता को दो प्रकार से बांट सकते हैं। देखिए कठोरता के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी मतलब जो स्थायी नहीं है, फटाक से उसको हटाया भी जा सकता है ना। तो जब जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित हो, मैंने 3 चीज़ बताया आपको, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। तो इन दोनों को छोड़कर, क्लोराइड और सल्फेट को छोड़कर अगर बाइकार्बोनेट की बात करें, तो जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम के
कैल्शियम बाई कार्बोनेट, या कह सकते हैं मैग्नीशियम का जाएगा तो मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। तो जब जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट उपस्थित हो तो ये जल की अस्थायी कठोरता कहलाती है, ठीक है ना। और अस्थायी कठोरता है उबालने पर दूर हो सकती है या हो जाती है, ये है अपने पास, ठीक है ना। तो जैसे कि कैल्शियम का कार्बोनेट है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग माजे उबाल देते हैं, ठीक है ना। और उबाल देते हैं तो उबालने के फलस्वरूप क्या हो सकता है, वो कह सकते हैं कि वो अलग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं, नॉर्मल देखते हैं ऐसे टाइप से कैल्शियम, इसको ऐसे कर देते हैं सी ए, ऐसे अलग अलग भी कर देते हैं ऐसे करके, दो को मात्रा लेकर, ठीक है ना, CaHCO3, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चलता है, इसे कोष्टक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ओके, CaHCO3 2, इसको जो दो अणु ना दोनों लिखते हैं, जब इसको हम लोग बोलते हैं उबालते हैं, जब उबालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, को कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट था ना, H मतलब बाई हो गया ना, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट के हाइड्रोजन निकल गया ना, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, मतलब हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन के साथ क्या मिलता है अपने को, ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता है ये जल, ठीक। और इसमें से यहाँ पर किस कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु हैं ना अपने पास, है ना, यहाँ पर दो अणु है, तो एक कार्बन यहाँ गया और एक कार्बन का क्या बना देता है, CO2 बना देता है, ठीक है ना। इस तरह से इसका समीकरण भी क्लियर हो गया। आ गया था स्थायी कठोरता। यह कठोरता, अब बाइकार्बोनेट को छोड़ दो, बचा क्या, कैल्शियम के क्या बचा, क्लोराइड बचा, और क्या बचा, सल्फेट बचा। तो यह कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है ना। इसे सोडियम कार्बोनेट विधि द्वारा या आयन विनिमय विधि से क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, ठीक है। एकदम नॉर्मल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, ये इस तरह से ये स्थायी कठोरता हो गया, क्लियर है। स्थायी कठोरता को हम लोग कहा जाए दूर नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी विधियाँ आ गई है, जैसे सोडियम कार्बोनेट विधि है, ये 11वीं क्लास में है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट विधि है वो, क्लियर। आगे का हमारा पॉइंट है पीने योग्य जल, है ना, पोर्टेबल वाटर। मैं पूरा A to Z टॉपिक पर ही चलता हूँ लाइन से, है ना। ओके, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीने जल वाला योग्य जल है, उसका आप लोग हो सके तो पुस्तक में देख लीजिएगा, है ना, कि वे जल जो कि रंगहीन, गंधहीन, रोगाणुविहीन होते हैं शुद्ध जल कहलाते हैं। अच्छा, शुद्ध जल का परिभाषा लिख देना यहाँ पर, शुद्ध जल क्या है, तो वे जल जो कि रंगहीन, गंधहीन, है ना, एवं रोगाणु विहीन होते हैं शुद्ध जल कहलाते हैं, ठीक है। ये शुद्ध जल का परिभाषा, ओके। और अगर क्वेश्चन आता है कि शुद्ध कैसे किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के फिटकरी है, विरंजक चूर्ण है, ठीक है ना, लाल दवा है, लाल दवा क्या है आप लोग कमेंट में बताइए, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है ना, क्लोरीन आदि डाला जाता है तभी शुद्धिकरण हो सकती है, ओके ये इस तरह है। आगे आता है जल के उपयोग, जल के क्या उपयोग है, नहाने धोने के लिए करेंगे क्या, है ना। तो जल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, कृषि क्षेत्र में किया जाता है, जल का उपयोग उद्योग में किया जाता है, भाप इंजन में किया जाता है, कूलर आदि में किया जाता है, बहुत सारे उपयोग है। तो आप लोग इतना कॉमन सेंस तो है कि आप जल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में हम चलते हैं जल प्रदूषण में, ठीक है। तो अपना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल प्रदूषण, है ना, वाटर पॉल्यूशन। तो ये एकदम सिंपल थी, मैं ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, फटाफट लिख दीजिएगा, है ना। तो यदि कोई अवांछनीय मतलब जो हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं होती उसको बोलते हैं अवांछनीय, है ना। यदि कोई अवांछनीय पदार्थ जल में मिल जाते हैं, साथ ही जल में O2 की कमी होने के कारण, O2 ये O2 इतना बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा लिख देना है ना। तो साथ ही जल में O2 की कमी के कारण जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। O2 मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है भाई, है ना। तो जल के गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ये जल प्रदूषित जल कहलाते हैं। तो ये अपने मन से भी लिखना है ना, कि ऐसा जल जिसमें कोई अवांछनीय पदार्थ मिल जाती है जो कि रोग उत्पन्न कर सकती है, उसको भी हम लोग जल प्रदूषित जल कह सकते हैं ना। तो जो आपको मन माते ज़्यादा जो अच्छा लगे उसको लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है वैसे आप लोग कर लीजिए, कि यदि कोई अवांछनीय पदार्थ जल में मिल जाते हैं,
साथ ही जल में O2 की कमी होने के कारण जल के गुणों में परिवर्तन होता है, तो ये जल प्रदूषण कहलाता है तथा यह प्रक्रिया यह जल प्रदूषित जल कहलाती है तथा यह प्रक्रिया जल प्रदूषण कहलाती है। तो इस तरह से जल प्रदूषण क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जल प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। ये सब उपाय है सब एकदम नॉर्मल है, जिसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा ना, अपने आप को कन्फ्यूजन भी मत करिएगा, ठीक है ना। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, चलिए। औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धि संयंत्र लगाना अनिवार्य किया जाए। ओके। घरेलू साफ सफाई के निकलने वाली जल एवं मल वहित जल को उपचारित करके ही नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। मतलब उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है उसको निकाल दिया जाए, तभी नदी नालों में उसको बहाया जाए, ठीक है। हानिकारक कीटनाशकों, तीसरा, हानिकारक कीटनाशकों का नियंत्रण करके उपयोग किया जाए, इसके अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। आजकल तो देखते हो आप लोग कि घरों में, खेतों में, घरों के जो बाड़ियाँ हैं, खेतें हैं, इस सब में कीटनाशक का यूज़ कर सकते हैं, और कीटनाशक जब जल के साथ मिलती है तो पूरे जल को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। चौथा, मानवीय क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़ा धोना, पूजा सामग्री का विसर्जन, शवों को नदी में बहाना, मृत व्यक्तियों की राख, अस्थि आदि विसर्जन आदि भी जल को प्रदूषित करने के कारण होते हैं, ठीक। इस तरह से है ना। तो इस तरह से आप जल प्रदूषण को और बढ़ावा ना देकर उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे का जो हमारा जो पॉइंट है वो है सॉल्ट बोले तो नमक, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि साधारण नमक क्या है, समझाइए, है ना। तो साधारण नमक क्या है, सामान्य देखिए कि सामान्यतः सोडियम क्लोराइड NaCl को ही साधारण नमक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। हम लोग साधारण नमक क्या है, साधारण नमक बनाने की विधि, निर्माण की विधि लिखिए और उपयोग लिखिए, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन, है ना। साधारण नमक क्या है समझ आ गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब निर्माण की विधि में चलते हैं। चलिए आगे आता है निर्माण की विधि, कैसे निर्माण करते हैं, है ना। कि समुद्र के किनारे बैठ के आराम से छाँव में रहना, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ना, आगे आप ध्यान समझिए, ठीक है। कि समुद्र के किनारे समुद्र के जल को उथले गड्ढों में इकट्ठा करके वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ जाता है। जैसे कि समुद्र है, उस समुद्र किनारे में सब क्या बोलते हैं, समुद्र किनारे जो जल है, उस उथले जल है ना, उसको ना ऐसे ऐसे गड्ढे बना देते हैं अलग अलग, ठीक है। इसमें उस जल को, आप तो जानते हैं कि समुद्र का जल बहुत ही ज़्यादा नमकीन होता है, ओके। तो समुद्र के किनारे समुद्र के जल को उथले गड्ढों में इकट्ठा करके, उथले गड्ढों में क्या करते हैं, इकट्ठा करके वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जल के वाष्पित होने पर कच्चा नमक बच जाता है। तो जो वाष्पीकृत होता है वो जल है ना, जल के बाद जो बचता है ना, उसको कच्चा नमक बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो समुद्र के किनारे समुद्र के जल को उथले गड्ढों में इकट्ठा करके वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जल के वाष्पीकृत होने पर कच्चा नमक बच जाता है, जिसमें नमक के अलावा कुछ बहुत से और लवण भी रहते हैं। लवण तो एक प्रकार से नमक को ही बोलते हैं, लेकिन कुछ अन्य लवण, ठीक है ना, भी रहते हैं, तथा कुछ मात्रा में रेत भी पाई जाती है। इसको शुद्ध तथा क्रिस्टलीकृत उपयोग में लाया जाता है। शुद्ध कर मतलब इसमें जो लवण, अन्य पदार्थ है, अन्य सामग्री है, अन्य रेत है, उन सबको निकालना ही इसका शुद्धिकरण है। तो इसको शुद्ध तथा क्रिस्टलीकृत मतलब क्या है, छोटे छोटे कण उसको जो नॉर्मल जो द्रव रूप में है थोड़ा थोड़ा हल्का सा, उसको क्रिस्टल में बदलना, ठीक है ना, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। इसको शुद्ध तथा क्रिस्टलीकृत कर उपयोग में लाया जाता है। नमक में पाई जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने के साथ उसमें अन्य आवश्यक पदार्थों को मिलाया जाता है। जैसे कि नमक तो फट से हम लोग नमक को हम लोग अकेला अगर खाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नमकीन होगा वो, है ना। उसमें कुछ कुछ मात्रा और मिलाई जाती है, जैसे कि नमक में आयोडीन, यह पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है, ठीक है। इस तरह से नमक का निर्माण होता है, ओके। आगे आता है नमक का उपयोग। अब नमक का क्या उपयोग है, इसको क्या पढ़ा है जी, एक तो बहुत सारा सरल है ना, ठीक है। कि खाद्य पदार्थों के खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, रक्षण करने वाला, ठीक है ना। यह खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, ओके। दूसरा, साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन उपयोग आने वाले कई पदार्थ जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, व्यंजन आदि के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ, मतलब इसी से थोड़ा बहुत हम लोग क्या कर सकते हैं कि अन्य पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, मतलब इसी से नहीं कर सकते, इसको ये क्या है, उसका निर्माण में सहायक होता है, ठीक। तीसरा, नमक और शक्कर के पानी के घुलने से बने पुनर्योजी विलयन, है ना, ORS बोलते हैं उसको, ओरल, है ना। यहाँ पर ये जो ORS का यूज़ शायद तक आप लगभग सभी जानते हो कि ORS है क्या, ठीक है ना। ये मतलब कहा जाए दस्त वगैरह होता है तब इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, पीने के लिए। तो नमक और शक्कर के पानी में घुलने से बने पुनर्योजी विलयन ORS, ठीक है ना, इसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना।
का उपयोग शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर प्राथमिक उपचार के लिए किया जाता है। ओके, इस तरह से ये नमक क्या है, नमक बनाने की विधि कंप्लीट है ना। आगे कुछ क्वेश्चन आ सकती है, नमक के दो प्राकृतिक स्रोत बताइए। तो नमक की चट्टानें छोटी छोटी है ना, नमक के समुद्री जल, ऐसा बहुत सारा हो सकता है, ये सब छोटी छोटी बात है। अपना जो हेड टॉपिक फिर आ रहा है उसका नाम है खाने का सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है। ठीक, चलते हैं हम लोग खाने के सोडा में। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा क्या है, उसके उपयोग लिखे, क्वेश्चन बनेगा ऐसा। तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात हाइड्रोजन मतलब बाई हो जाएगा है ना। तो खाने याद रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि बच्चे खाने का सोडा और धोने के सोडा में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। खाने के सोडा में हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन मतलब बाई, और बाई मतलब जो खाना बनाता है उसी को बाई बोलते हैं, इसीलिए हम लोग खाने के यूज़ कर सकते हैं इसका, है ना। इसे याद रखिएगा अपने अपने तरीके से। तो ये मैं बहुत कक्षा में इसी तरीके को बताता हूँ कि एच मतलब होता है बाई, और बाई तो खाना बनाता है, तो खाना बनाने वाले किससे संबंधित है, खाने से संबंधित है ना। ठीक है, तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, इसे सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर साल्वे अमोनिया विधि द्वारा बनाया जाता है। किसको उपयोग कर, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम अभी मैंने बताया था पिछले में कि सोडियम क्लोराइड मतलब नमक को यूज़ किसके लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर साल्वे विधि अमोनिया विधि द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि सोडियम क्लोराइड और जल और CO2 और NH3 मतलब क्या है अपने पास है, अमोनिया है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर NaCl है, ये सोडियम है प्लस आयन है, ये क्लोरीन माइनस आयन है। H2O में ये CO2 में और NH3 इन सब से क्रिया करवाती है, इसके साथ क्रिया करवाती है। तो क्या बन जाता है अपने पास, है ना, कि हमारे पास ये जो सोडियम है, सॉरी अमोनियम है वहाँ पर ये अमोनियम प्लस आयन वाले हैं ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अब प्लस आयन माइनस आयन क्यों बनाता है ये आप 11वीं में पढ़ोगे। ठीक है ना, तो ये प्लस आयन है, माइनस आयन के साथ क्रिया करेगा। ठीक है ना, तो ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो NH3 है ना, वो अमोनिया है, अमोनिया और अमोनिया में फ़र्क है भाई, अमोनिया है ये NH3 है ना, और बनाएगा क्या, अमोनियम। ठीक है, ओके, हाँ, तो ये NaCl है, उसमें से क्लोरीन लेता है, किसका क्रिया करता है, NH3 के साथ, ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाता है ये, अमोनियम क्लोराइड, है ना। ठीक, अब क्या बचा, सोडियम बचा यहाँ पर, सोडियम क्रिया करता है इसके साथ CO2 के साथ। ठीक है ना, और ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ तो हाइड्रोजन और है ना साथ में, और हाइड्रोजन साथ में है मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है ना, तो जो सोडियम बाई कार्बोनेट है इसका क्या नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट। यही जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वही है खाने का सोडा। क्लियर है, कैसा बनता है इसका समीकरण अच्छे से याद रखिएगा, है ना। ठीक है ना, इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि कौन कैसे बनाएगा। ये NH3 है, अमोनिया है, अमोनिया क्रिया करेगा क्लोरीन के साथ तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, अमोनियम, इसका क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि अमोनियम का जो संयुक्ता है NH4 की संयुक्ता है +1 होती है, और क्लोरीन की संयुक्ता -1 होती है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि माइनस आयन प्लस आयन जुड़ता है। ठीक है, और सोडियम है प्लस आयन वाले हैं, और यहाँ पर CO3 है, CO2 है अपने पास, लेकिन यहाँ पर ये CO3 हो जाता है, एक ऑक्सीजन और मिल जाती है इसको। ठीक है ना, कहाँ से मिलता है, CO2 है वो दो ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन यहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन जी, तो CO3 हो जाता है, और हाइड्रोजन तो है ही हमारे पास, हाइड्रोजन है ही अपने पास। ठीक है, ओके, इस तरह से खाने का सोडा बनता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं उपयोग, क्या उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में, है ना। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा से कि बेकिंग पाउडर बनाने में, है ना, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए खाने के सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल से हम लोग क्या बना सकते हैं, बेकिंग सोडा। ओके, जैसे कि हमारे पास इसका दूसरा नंबर का उपयोग चलते हैं। चलिए, इसका दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र मतलब यहाँ जो अग्निशामक यंत्र है, ये यंत्र आप बड़े जाकर पढ़ोगे, ये एक अग्निशामक यंत्र है ना। ठीक है, उस पर यूज़ किया जाता है पेट की अम्लता को कम करने के लिए। जैसे कि ये कौन है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एक प्रकार से अपने पास क्षार है ना,
तो अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षार का यूज़ करते हैं। अम्ल और क्षार जब मिलता है तो उदासीन हो जाता है। तो पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा उपयोग, इसका उपयोग ब्रेड, केक आदि में किया जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इसे मुलायम व स्पंजी बनाता है। इस तरह से ये है आपका खाने के सोडा का उपयोग, ठीक है ना। आगे का जो टॉपिक आता है उसका नाम है धावन सोडा। धावन सोडा मतलब धोने का सोडा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा आपके पास, या धावन सोडा किसे कहते हैं। तो देखिए, खाने के सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो खाने के सोडा को जब गर्म किया जाता है, खाने के सोडा को जब गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट बनाती है तथा CO2 गैस निकल जाती है। क्लियर है। तो इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है ध्यान से, कि यहाँ पर देखिए, कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा बनाने की विधि है ना। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। यहाँ पर उसका क्या था, NaHCO3 ऐसा था ना, तो H था ना बीच में, अब इसमें H बीच में नहीं है तो इसके लिए यहाँ पर Na में क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 डॉट 10H2O है। ये 10H2O क्या है आगे बताऊंगा। ये 10H2O क्या है, H2 मतलब ये जली विलयन है, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है ना, आगे बताऊंगा। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3H 10H2O है सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण से, है ना, धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्रिस्टलीकरण मतलब एक में जोड़ना, ओके। तो यह भी एक क्षारकीय लवण है और यहाँ भी एक क्या है, क्षारकीय लवण, यहाँ लिख देना, ओके। अब यहाँ पर देखिए कैसे होता है, ये सोडियम कार्बोनेट है अपने पास, क्या नाम है इसका, है सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट का हम लोग फिर से क्रिस्टलन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसको गर्म कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। पहले इसको गर्म करके बनाया था ना, तो 2 समीकरण बनेगा ना, एक समीकरण और बता देते हैं ऊपर में कि NaHCO3, ठीक है। इसको किया जाता है गर्म, तो क्या बनता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो ये बनेगा Na2 अलग हो गया ना, और हाइड्रोजन अलग हो गया ना, Na2CO3 प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो हाइड्रोजन बाहर निकल, उसके साथ किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, HO, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं H2O, जल बना देगा। और इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया तो ये बचा क्या, CO2 बचा, क्या CO2, ये। तो इस तरह से अपने को क्या प्राप्त हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण से, क्रिस्टलीकरण देखिए Na2CO3, ठीक है ना, ये सॉलिड है, ओके, प्लस 10H2O, तो ये क्रिस्टल अणु है, जल के क्रिस्टल अणु है, ये जली अणु नहीं है, याद रखिएगा। क्या होता है कि Na2CO3 डॉट, ये डॉट लगा हुआ है, डॉट 10H2O यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कोई जली पदार्थ नहीं है, Na2CO3 कोई जली पदार्थ नहीं है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि जब इसमें H2 है, H2 मतलब जली पदार्थ है, तो जली पदार्थ है तो क्या लगता है आप लोग को, ये एक्वा है, एक ए क्यू को ए और क्यू लिखा था, इसको एक्वा बोलते हैं, जली बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर एस लिखा हूँ, एस मतलब सॉलिड, ठीक है ना, ठोस है ये, ठोस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एस लिखा हुआ है, यहाँ पर लिक्विड लिखा है, एल, एल मतलब लिक्विड, ठीक है ना। तो इस तरह से एस लिखा मतलब सॉलिड है, मतलब कहा जाए इसमें जल के क्रिस्टलीय अणु है, ना कि जल अणु है, न कि जल है, जल के क्रिस्टलीय 10 क्रिस्टलीय अणु है, ऐसा बोलेंगे इसका मतलब, ठीक है ना, समझ आया। तो एक कपड़ा धोने का सोडा या धावन सोडा है, क्लियर है। उपयोग देखते हैं। उपयोग में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच उद्योग, साबुन उद्योग, वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग आदि में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। स्थायी कठोरता को ना, सोडियम कार्बोनेट विधि मैंने बताया था शुरू में। घर की विभिन्न वस्तुओं के साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ओके। इस तरह से ये कपड़े धोने, चलो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ऐसे बुक में नहीं दे रहता है अलग से। तो यहाँ पर क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, क्रिस्टल जल किसे कहते हैं, है ना, क्रिस्टलन जल जी, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन। तो किसी भी लवण के सूत्र से जुड़े हुए जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं, है ना। मैंने बताया था ना, यहाँ पर जल के अणु जुड़ा हुआ है लेकिन ये जली नहीं है ना। तो किसी भी लवण के सूत्र से जुड़े जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। दूसरा देखिए, उत्फलन जल क्या है, सॉरी उत्फुलन क्या है। उत्फलन, धावन सोडे के क्रिस्टल को, धोने का सोडा ना, धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं, ठीक है ना, जल के 9 अणु निकल जाते हैं और एक सफ़ेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस गुण को उत्फुलन कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा था, Na2CO3 10H2O 10 अणु है ना,
जल के कितने अणु है 10 अणु। अब यहाँ पर देखिए कि Na2CO3.10H2O इसमें से क्या होता है कि 9 अणु बाहर हो जाता है। देखिए 9H2O बाहर हो गया और बचा कितना .H2O बस बचा ना। तो धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं। ये 9 अणु निकल गया और एक सफ़ेद चूर्णा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। तो इस गुण को उत्पन्न, ये है इसका पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है, तो इस गुण को उत्फलन कहते हैं। ओके, इस तरह से आप धोने के सोडा का भी आप क्लियर कर लिए है ना। आगे हम लोग इसके आगे जो वीडियो बनेगा वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। ओके, चलिए इस टॉपिक को मैं डायरेक्टली बुक से ही ले रहा हूँ है ना। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.1/2H2O या CaSO4.2H2O। अगर इसके आधा मोल है ना, इसके 1 मोल है तो इसको आधा मोल है, इसके 2 मोल है, यहाँ पर CaSO4 के 2 मोल है तो इसके कितने मोल हो जाएंगे 1 मोल हो जाएंगे। मतलब ऐसा है, इसका 1:आधा है ना। तो अगर इसको मैं 2 कर देता हूँ CaSO4 को, तो क्या होगा 2:1, यही 6 मतलब ना। इसका मतलब ये है ना, इसका आधा है, इसका आधा ये है, तो यही है इसका मतलब। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O या CaSO4.2H2O होता है। इसे जिप्सम CaSO4.2H2O है ना। तो अर्थात यहाँ पर लिखेंगे कि प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना बनाने के लिए जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है या किया जाता है। तो CaSO4.2H2O 100 डिग्री सेल्सियस ताप है ना, और CaSO4.1/2H2O, यहाँ पर 2H2O है ना। तो 2H2O में से क्या होता है कि आधा मोल H2O बाहर हो जाता है, 1/2H2O प्लस ये 1.5 मोल बच जाता है, 1/2 H2O ऐसा बोलते हैं हिंदी में है ना। तो ये यहाँ पर जो बनता है CaSO4.1/2H2O, ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। क्लियर है ना। ओके, यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है। यह जल के साथ मिलाने पर पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कठोर पदार्थ होता है। ये तो आप नॉर्मल जानते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट .1/2H2O और इसके साथ किसके साथ, जल के साथ क्रिया करने पर, जल के साथ क्रिया तो जैसे कि यहाँ पर जल और ये अलग अलग हो गया था ना, इस तरह जल से क्रिया करेंगे तो फिर जुड़ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा जिप्सम बन जाएगा, ऐसी बात है। ठीक है, इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप नाम सुने होंगे है ना। जो हाथ पैर अगर टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, टूटना ही बोल सकते हैं उसको, टूटा लिख दिया है लेकिन फ्रैक्चर ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही स्थिति में रखने के लिए करते हैं। मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में, सांचे और मॉडल बनाने में, चाक बनाने में आदि आदि का उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्लियर है। तो इस तरह से, और एक चीज़ और बताना चाहूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग अत्यधिक मात्रा में यूज़ करते हैं ना, या उसके मूर्ति को नदी तालाब में बहाते हैं तो जल प्रदूषण भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट आता है विरंजक चूर्ण है क्या, ब्लीचिंग पाउडर है ना। ब्लीचिंग करवाते हैं तो सब जानते होंगे आजकल है ना। तो विरंजक चूर्ण को शुष्क बुझे हुए चूने पर, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, बुझे हुए चूना। तो विरंजक चूर्ण को शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है ना। तो कैसे बनाते देखिए, क्या बोला मैंने कि विरंजक चूर्ण को शुष्क बुझे हुए चूने, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना CaOH2 है ना, प्लस बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित करने पर बनाया जाता है या प्रवाहित करके बनाया जाता है। देखिए तो यहाँ पर कैल्शियम है प्लस आयन है ना, ये माइनस आयन है, ये कौन सा आयन है माइनस आयन। तो ये कैल्शियम है वो प्लस आयन के कारण ये माइनस आयन को ले लेता है, क्लोरीन को ले लेता है, और इसमें क्या बचा हुआ है हाइड्रोजन में क्या बचा हुआ है ऑक्सीजन है ना, उस ऑक्सीजन को लेकर ये क्या बनाता है विरंजक चूर्ण बनाता है CaOCl2। ऐसा ये बना देता है विरंजक चूर्ण। क्या बनाता है ये विरंजक चूर्ण। ओके, और ये भी सॉलिड होता है ना,
ठीक। अब क्या बचे, हाइड्रोजन बचे ना, हाइड्रोजन के साथ और कौन है, ऑक्सीजन के बहुत सारे अणु है ना, ठीक है ना। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो एक ऑक्सीजन तो निकल गया यहाँ पर ना, ठीक है ना, तो और ऑक्सीजन बचा है ना बहुत सारे, तो ये क्या बनाता है, जल बना देता है। तो इस प्रकार से ये बनता है CaOCl2, तो ये बनता है आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यदि विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देते हैं, अब थोड़ा सा डिटेल है, ठीक है। यदि विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया कर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। मतलब फिर से क्या बनता है, देखिए CaO, ठीक है, CaO ये अपने पास है, और CaOCl2, ठीक है ना, विरंजक चूर्ण प्लस CO2, तो क्या हो जाता है अपने पास Ca, और इसमें से ऑक्सीजन ले लेता है, वो कैल्शियम है, वो ऑक्सीजन के साथ है ना, तो इनमें से एक ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और ये बनाता है CO3 बनाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और क्या बचा, कौन बचा, क्लोरीन बचेगा। क्लोरीन गैस क्या होता है, अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो यही इसका गुण है, इसका रासायनिक गुण भी कह सकते हैं इसको विरंजक चूर्ण का। क्लियर है। आगे आता है विरंजक चूर्ण के गुण। वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में रंगाने में विरंजन की क्रिया उसमें से निकलने वाली क्लोरीन गैस के कारण होती है। कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के विरंजन में, विरंजन मतलब एक प्रकार से रंगीन करना ना, पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में, ठीक है। अच्छा, रंगीन करना नहीं ना, मतलब कहा जाए उसमें, हाँ एक प्रकार से रंगीन करना ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो रंजन मतलब रंगना, ठीक है ना। और ये इस जगह ना पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह से ये अपने पास विरंजक चूर्ण के बहुत सारे, रंगना नहीं कह सकते, मतलब उसके ऊपर पेंट करना एक प्रकार से, ठीक है ना, उसके ऊपर चढ़ाना। ओके, तो पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करते हैं, करने में भी होता है। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सीमेंट निर्माण।